न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज साहब ने आमंत्रित किया, चंद्रोत्सव जी ने हमें आमंत्रित किया, फराजा साहब हैं, सर फारूकी साहब हो गए, डीडी भाई साहब हो गए, चौहान सर हो गए, गौतम साहब हो गए और अब्दुल कलाम साहब हो गए। मैं इन सभी का स्वागत करता हूँ अपने बार में और एज ए बार सेक्रेटरी में इन सबका स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बाबा साहब, उनको मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। एक ऐसे विजनरी अगर हम वाकई पढ़ें, शायद हम में से कुछ लोग हैं जिन्होंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा। अगर बाबा साहब के बारे में हम वाकई पढ़ें तो एक ऐसी समझ, उस समय के कुछ स्वतंत्रता संग्राम के इस मंथन में कुछ ऐसे लोग निकले जो दुनिया में नाम कमाया, जिनका एक विजन था जिसे आज आप भी महसूस करते हैं। उन्होंने 100 साल पहले सोचा, 150 साल पहले सोचा, आज वो होते हुए देख रहे हैं। जो आदमी फ्यूचर को सटीकता से देख सके, हम उस आदमी को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, हमें रिस्पेक्ट करनी होती है। एक ऐसी समझ आप में डेवलप करें, एक समाज में डेवलप करें जो एक ऊंचाइयों पे समाज को बराबरी पे और समाज को बेहतरी पे ले जाए। तो ऐसे विजनरीज में से नाम अगर कुछ हम माने, सबसे बेहतरीन नामों में से बाबा साहब का नाम। राहुल भाई हमारे साथ के हैं, हम लगभग 21-22 साल हो गए हमारी ज़िंदगी के हर अच्छे बुरे समय में हम साथ रहे। हमने हर अच्छा बुरा ऊंचा जैसा भी समय साथ देखा। हमारे कुछ खास दोस्तों में से, सबसे नज़दीकी दोस्तों में से राहुल सवाल थे कुछ राहुल भाई के। अकेले भी हम क्योंकि डेफर करूँगा तो यहाँ ओपनली नहीं कहूँगा, अकेले बैठ के हम बात करेंगे। पर हाँ, डेफर करने का राइट अगर वाकई है हमारे पास तो उसकी वजह बाबा साहब है। और ये अपने आप में उस समय सोचना जब हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, क्या डेफर करने का राइट भी किसी को देना छोटी बात नहीं हो सकती। उस समय जो कमांड होती है, हम पढ़े हमने अगर बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस की बात करें, उस समय कमांड आदमी नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, पर उस कमांड को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और आम आदमी के कमांड को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। वो बाबा साहब ही कर सकते थे, उस विजन को लेकर। इतने कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करके कंपेरेटिव एनालिसिस करना, हम सभी के सभी, मुझे 20 साल हो गए प्रैक्टिस में, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशन की कंपेरेटिव स्टडी शायद हम बैठे एक या दो लोग होंगे उसको कभी आज तक नहीं किया। लैंग्वेज जहाँ तक मुझे समझ है 14 लैंग्वेज उन्हें पता थी, हो सकता है ज़्यादा हो, पर मैं माफ़ी चाह रहा हूँ अगर ज़्यादा है तो। PhD 3 उनके पास थी और मैं डॉक्यूमेंट्री उन पर एक देख रहा था, लगभग साल भर पहले मैं जा रहा हूँ। तो पढ़ाई का शौक था वो शायद महसूस करते थे किसी और चीज़ में टाइम वेस्ट ना करके पढ़े, इसीलिए उन्होंने नारा भी दिया कि पढ़ के आगे बढ़ो, समझो, दुनिया को जानो, समाज को जानो, समय को जानो। और इसलिए विजनरी भी हुए, उनको पता था कि समय किस तरह से बदलेगा और जो आदमी समय के बदलने को समझ सकता है वो वास्तव में वो विजनरी होता है, अदरवाइज कोई विजनरी नहीं होता। चाहे हम भी बैठे, हम में से कोई नहीं है जो वक्त के हिसाब से ना देख सके, ना आगे भविष्य को देख सके। तो ऐसे विजनरी को हम शत नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं कि आगे भी इस विजन को हमारे आगे जनरेशन में दे, जिससे कि भविष्य इस देश का, इस समाज का, इस सभ्यता का आगे से बढ़े और बेहतरी की तरफ चलता रहे। तो ये बीच में एक छोटा सा पॉज में लूँगा कि सर ने 16 अप्रैल की बात की है, वो तो अभी से कंफर्म है। आगे इसीलिए तो पॉज ले रहा हूँ सर, बीच में से आप करोगे तो टूट जाएगा समय। पॉज दूसरा, सर का एक इशू था 5000 रुपए की डिमांड, वो तो कह रखी है क्योंकि इसकी साफ सफाई में लगते हैं, पर मैंने कोई चार्ज नहीं किया। देख लो, पहले बता रहा हूँ आपको ना, उसमें कर रहा 16 अप्रैल को। ठीक है, ये अरे नहीं सर, वो इशू नहीं है, वो एक मजाक का इशू है जिसको मैं बात कर रहा हूँ, वो मजाक का इशू है। सर ने कहा
तो 16 अप्रैल को हम करते हैं। जहाँ तक स्टैचू की बात है, स्टैचू होनी चाहिए क्योंकि वो प्रेरणा देती है। मैं डीडी भाई साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। उस कमेटी में मैं भी ज्वाइंट सेक्रेटरी था। डीडी भाई साहब ने लगभग 6 तस्वीरों का सिलेक्शन किया जो होनी चाहिए बार ऑफिस में प्रेरणा के तौर पर। उनमें से एक बाबा साहब की भी थी। तो मैं मान सकता हूँ कि एक समय को देखते हुए, एक समझ को देखते हुए ये एक अच्छी सोच थी और मैंने समझता हम उसका आज भी करते हैं और आज भी वो लगी हुई है और भगवान करेगा आगे भी वो लगती रहेंगी। मैंने क्या कहा तुम्हें पूरी सुनी नहीं तो कैसे बात करा पूरी तस्वीरें मूर्ति माध्यम है जो नई जनरेशन को दिखाती हैं उस आदमी को कि हमें अपने भविष्य को, जीवन को कैसे जीना। जहाँ तक मूर्ति की बात है, हर संभव तरीके से हमारी कोशिश है कि उसको कहाँ से लगाएं कॉम्प्लेक्स में। हम हाई कोर्ट को लिखने की बात है, हम 100% लिखेंगे। बहुत लगवाने के लिए जगह की बात है, 100% प्रोवाइड भी कराएंगे। अगर बाद में जिस तरह से अवेलेबल और बेहतरीन जगह हमें दिखाई दे तो हम उसको लगाएंगे, पर हमारी कोशिश है कॉम्प्लेक्स में अंदर लगे बजाय के बाहर के। उसकी एक अलग ऑथेंटिसिटी होती है, एक अलग पहुंच होती है, एक अलग व्यवहार। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो चैम्बर कॉम्प्लेक्स और कोर्ट कॉम्प्लेक्स, इन दोनों में डिफरेंस है। उसको कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए। बहुत बढ़िया। कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता अगर हम उनको भी नहीं लगा सकते, अगर हम उनको भी नहीं सोच सकते तो हम अगले के प्रेरणा स्रोतों को खत्म करते जा रहे हैं। ये इतिहास है जो भविष्य की तरफ देखना चाहिए। हम हर स्टैचू को भविष्य की तरफ, अगली जनरेशन को दिखाते हैं कि आपको इस तरह से काम करना है। हम मानते हैं, जितना मैंने पढ़ा डिटेल में, राहुल भाई ने ज़्यादा उस पर डिटेल में रिसर्च की, बाकी सर ने काफ़ी रिसर्च उस पर की है। मैंने जो पढ़ा, समझा और जाना, जीवन का मकसद एक शुरुआती स्टेज से शुरू होता है। आप तय करते हो जिंदगी की शुरुआत में कि मुझे क्या करना है। जिन समस्याओं को आप समझते हो, जिन समस्याओं को आप जानते हो, झेलते हो और उसमें से अपने रास्ते निकालते हो। हर आदमी का लड़ने का एक अलग जरिया तरीका होता है। कुछ लोग अपनी कमजोरी को ताकत बनाते हैं और कुछ लोग कमजोरी को और कमजोरी बनाते हैं। बाबा साहब उन लोगों में से एक रहे जिन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया। हम ये महसूस करते हैं, हाँ, एक समाज में एक अंतर जरूर महसूस करता हूँ। राहुल भाई ने एक सवाल उठाया जब मैं आया था, सबसे पहले सवाल था कि हम सीमित क्यों करते हैं किसी आदमी को। एक ऐसा विजन जो इंटरनेशनल लेवल पे भी लोगों ने मान्यता दी उसको। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करना ये भी मानता है कि भारत के हर आदमी ने उसको मान्यता दी, अदरवाइज तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो हर आदमी नहीं होता। आज कमांड कोई और होती, ये स्टेट अलग हिस्सों में टूटा होता। जिस फॉर्म में हम इंडिया को आज देख रहे हैं, भारत को आज देख रहे हैं, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली फ्रेम नहीं होता तो भारत उस स्थिति में आज भी नहीं होता जिस स्थिति में हम बैठे। और मैं राजनीतिक तौर से इस्तेमाल पे महसूस करता हूं कि उनको छोटा किया गया। जिस समय राजनीतिक इस्तेमाल बंद हो और छोटा होना जाए, उसके विजन को ज्यादा समझा जाए, उसको प्रेरणा को ज्यादा लिया जाए, तो ज्यादा प्रभावशाली होके इस देश पे, इस समाज पे, इस सभ्यता पे, तीनों पे अपनी छाप पहले भी छोड़ चुके हैं। वो गहरी छाप जो अमिट होगी, जिसको आगे भविष्य में नहीं मिटाया जा सकता। हम विजन को मानते हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हम विजन को मानते हैं पर जीते नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम मानते हैं इक्वलिटी होनी चाहिए पर हम आपस में भी इक्वलिटी महसूस नहीं करते। सिर्फ जाति विशेष से नहीं, फर्क सभ्यताओं के लिए, फर्क गरीब अमीर का भी, फर्क
फर्क एक जगह से दूसरी जगह रहने वालों का भी है। आप सभी महसूस करेंगे कि एक रिलीजन से रहने वाला दूसरे रिलीजन में जब जाता है तो उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, सुपरिटी दी जाती है। इसको खत्म कैसे करना है वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, पर आज भी हम उसको जी नहीं पा रहे हैं। हमें समय धीरे धीरे, ये जरूर मानता हूँ कि समय धीरे धीरे इन सबको बराबर करेगा। समय लगेगा, जिस व्यवस्था को बनने में 5000 साल लगे, उस व्यवस्था को चलते रहने में और धीरे धीरे बराबरी में इंसानियत के नाते आने में समय लगेगा। उसको आराम से खत्म करना मुश्किल काम है। उसके लिए संघर्ष मजबूत, धीमा और मजबूत, कंटिन्यूस होना चाहिए, लगातार निरंतर होना चाहिए। अगर इस संघर्ष को जारी रखते हैं तो बराबरी मैं इंश्योर करता हूँ कि अगली जनरेशन ज्यादा नजदीक और ज्यादा बराबर महसूस करने लगेगी। कम से कम तीसरी चौथी जनरेशन में, जब हम मानते हैं कि अगली जनरेशन हमारी आ चुकी है जो कहीं ना कहीं बराबरी में एक दूसरे को मानेगी, एक दूसरे को जानेगी और इंसानियत के नाते एक दूसरे से जुड़ेंगे, बजाय के किसी और वजह से एक दूसरे से जुड़ेंगे। इस सबका योगदान एक में बहुत महत्वपूर्ण काम बाबा साहब हो जाएगा। अगर वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बराबरी के अधिकार से वंचित रखते, वो आपके मौलिक अधिकारों से वंचित रखते, आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह के अधिकार दिए गए वो 1935 के एक्ट में नहीं थे, वो बाहर से लाए गए। और बाहर से लाने के लिए आपको सोच को समझना पड़ा। आप अधिकारों की बात हक से आज से 80 साल पहले, 75 साल पहले सोचना एक मुश्किल काम था, एक लगभग असंभव काम था। वो उन्होंने किया। इसी वजह से आज हम भी साथ इस तरह से बैठे हुए हैं, चाहे हम एक मंच पे गए हैं या आमने सामने बैठे हुए। मैं नमन करता हूँ सबको। जहाँ तक मूर्ति की बात है 100% मेरे इंश्योर करता हूँ। प्रोग्राम की बात करता हूँ, सबको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अभी से प्रॉमिस करता हूँ 2 तरह का, क्योंकि अगली इलेक्शन अगर दिसंबर में भी हुए तो नवंबर में भी मैं सेक्रेटरी रहूंगा अगर जितना रहा तो। ये प्रोग्राम फिर दिसंबर में हो रहा है और यहीं पे हो रहा होगा। तो आप सभी को श्रद्धा करता हूँ, बाबा साहब को नमन करता हूँ। और चीज बताना चाहूंगा, हमारी कमेटी ने एक हॉल बाबा साहब के नाम का पहले पास कर रखा है और वो अतुल जी को उसका श्रेय जाता है, हमारी पूरी टीम को श्रेय जाता है। हम लोगों ने बाबा साहब का नाम क्या हॉल बिल्कुल करना था, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस तीसरी में हो गए जिसे हम कर नहीं पाए। लेकिन हमारा वादा है कि नए साल में आपको ये गिफ्ट जरूर मिलेगा।